हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की सीरीज़ में आपको बताने जा रहा हूँ एक और प्रॉब्लम एरे का, जो कि है प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट इटसेल्फ। और यहाँ बताया जा रहा है कि आपको एक इंटीजर एरे मिलता है नम्स, और आपको रिटर्न करना है एक आंसर एरे इस हिसाब से कि जो आंसर का करंट जो वैल्यू रहेगा वो हमारा इक्वल रहेगा सारे प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके एक्सेप्ट करंट नंबर को छोड़ करके, करंट वैल्यू को छोड़ करके। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि सफिक्स प्रीफिक्स जो रहेगा वो हमारा फिट करेगा 32 बिट इंटीजर में, मतलब 2 to the power 32 बिट के रेंज में जो वैल्यू रहेगा हमारा। आपके ऐसे एल्गोरिथम लिखने हैं जो ऑफ रन टाइम पे चले, ऑफ एन रन टाइम पे चले, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपको डिवीज़न ऑपरेटर भी यूज़ नहीं करना है। बट हम लोग इस कॉन्स्टेंट को करेंगे अभी स्टार्टिंग में इग्नोर। पहले हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम को, समझते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि पहले दिया गया है 1 2 3 4, और आंसर एरे भी जो रहेगा वो सेम साइज़ का रहेगा। हम लोग ढूंढते हैं आंसर कितना रहेगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो हमारा आंसर ऑफ आई रहेगा वो नम्स ऑफ आई को छोड़ करके बाकी सारे वैल्यू को प्रोडक्ट निकाल देते हो तो वो हमारा आंसर ऑफ आई हो जाएगा। जैसे अगर जीरो इंडेक्स की बात करूँ तो जीरो इंडेक्स की वैल्यू को आप हाइट कर दो, तो मान लो 1 को मैं कर देता हूँ हाइट, तो मेरे पास बचता है 2 3 4। 2 3 4 कर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 24। फिर यहाँ पे अगर मैं सेकंड इंडेक्स पे आता हूँ तो मैं सेकंड इंडेक्स की वैल्यू को हाइड कर दूंगा। अब मेरे पास वैल्यू बचती है 1 3 4। अगर इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आ जाएगा 12। फिर मैं आ जाऊँगा थर्ड इंडेक्स पे, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 4 2 और 1, जो कि तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आ जाएगा 8। फिर आ जाऊँगा फोर्थ इंडेक्स पे, तो फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू करूँगा हाइड में, और मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 3 2 और 1, जो कि हो जाएगा 6। यहाँ पे हो जाएगा 6। तो यहाँ पे ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है। आप करंट एलिमेंट को हाइड करो और आपका जो है बाकी सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर -1 को छोड़ करके बाकी सारे नंबर को मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 है। सेकंड वैल्यू पे 1 को छोड़ करके सारे को मल्टीप्लाई करो तो 0। यहाँ पे 0 को अगर आप हाइड कर दो तो आपके पास बचता है -3 और 1 और -1, सबको मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। बाकी सब पे फिर 0 0 हो जाएगा। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसको किस हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो सबके मतलब आप सोच रहे होगे जिस हिसाब से कि कितना इजी प्रॉब्लम है, तो ये एक्चुअल में ईजी है नहीं। आप लोग जो सोच रहे हो वैसा ही लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप सोच रहे हो। तो आप लोग बोले हो कि सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट निकाल दूँ। मैं सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर मैं निकाल दूँगा तो मेरा आ जाएगा ये 4 3 12 12 और 2 हो जाएगा 24 24 बन जाए 24। तो टोटल प्रोडक्ट जो है 24। उसके बाद मैं बोलूँगा कि मैं जो करंट वैल्यू है ना सबको डिवाइड कर दूँ उससे। तो अगर मैं 24 को डिवाइड कर दूँ 1 से तो मेरा पहला वैल्यू आ जाना चाहिए। 24 को 2 से डिवाइड करूँ तो दूसरा वैल्यू आना चाहिए। 24 को अगर 3 से डिवाइड करूँ तो तीसरा वैल्यू आना चाहिए। और 24 को 4 से डिवाइड करूँ तो मेरा चौथा वैल्यू आना चाहिए, जो कि मेरा आ भी जाएगा आंसर। यहाँ पे आ जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 6, और ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो मतलब कि कहीं ना कहीं अगर आप सारे प्रोडक्ट को निकाल देते हो उसके बाद से आप करंट एलिमेंट से डिवाइड करो तो आपका आंसर आ जाएगा। बट ऐसा होगा नहीं एक्चुअल में। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों नहीं है पास नहीं होगा। क्योंकि देखो दूसरा एग्जांपल अगर मैं रन करूँगा यहाँ पे -1 1 0 -3 और 3, तो यहाँ पे -1 1 0 -3 और 3। अब यहाँ पे अगर टोटल प्रोडक्ट निकालो तो टोटल प्रोडक्ट निकलेगा यहाँ पे 0। अगर आप 0 से डिवाइड करोगे -1 को तो आ जाएगा 0, 0 से डिवाइड करोगे 1 को तो ये आ जाएगा 0। बट 0 से जैसे डिवाइड करते हो 0 को, ये क्या है, आप 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं ये जो है फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलोगे कि मैं इफ़ कंडीशन से हैंडल कर लूँगा। आप कर लोगे इफ़ कंडीशन से हैंडल तो ये काम कर जाएगा। बट फिर आपका एक और जगह ये जो प्रॉब्लम दिक्कत कर जाएगी, वो दिक्कत करेगी आपकी रेंज में। क्योंकि आप सारे एलिमेंट ऐसे एलिमेंट दिए जाएंगे जिसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, तो और आपका वैल्यू जो है वो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे इस लॉजिक से जाओगे तो यहाँ पे देखो आप यूज़ करो डिवाइड, और यहाँ पे क्वेश्चन ही बोला गया कि आप डिवीज़न ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको मैं बताया था कि ठीक है आप ट्राई कर सकते हो इस तरह से भी। कुछ जो है आंसर कुछ भी मतलब क्या कि मैक्सिमम जो है इनपुट रहेंगे, वो मैक्सिमम इनपुट आपका सॉल्व हो सकता है इस तरीके से, अगर आप सिर्फ इफ़ वाला कंडीशन 0 से हैंडल कर लो तो। बट जनरली जो ये क्योंकि लीड कोड का मीडियम लेवल का क्वेश्चन है तो आपको इस हिसाब से सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है। तो सेकंड अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे कि अगर मैं करंट इंडेक्स कोई भी इंडेक्स उठा लो, मान के चलो अभी मैं उठाता हूँ करंट इंडेक्स 0 1 2 2 पे 2 इंडेक्स पे उठाता हूँ वैल्यू। तो मतलब अगर इस पे मैं करेक्ट वैल्यू चाहता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि जो करंट इंडेक्स है उसके लेफ़्ट की सारी वैल्यू का मल्टीपल निकाल लो, ठीक है।
और राइट की सारी वैल्यू का मल्टीपल निकाल लो। और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो अगर, तो आ जाएगा मेरा करेक्ट रिजल्ट जो यहाँ पे होना चाहिए। जैसे अगर देखो, अगर मैं 3 की बात करता हूँ, मैं 3 को अभी के लिए हाइड कर दूंगा। अब मेरे पास वैल्यू बच रही है 3 के लेफ्ट में 2 और 1, तो 2 और 1 का मल्टीपल कितना आ जाएगा 2, और राइट साइड बच रही है 4, और 2 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 8। तो 3 की जगह पे यहाँ पे 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हो आंसर जो है 8 है। अगर मैं बात करूँ 4 की, तो 4 के राइट में कुछ है ही नहीं, तो मतलब आपको पता है कि अगर रेंज के बाहर चला जाए तो आप एक कंसिडर कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट। तो क्योंकि एक से मल्टीप्लाई करने से वो जो वैल्यू होती है वो सेम ही रहती है, तो आप एक कंसिडर कर सकते हो जब आपका रेंज के बाहर चला जाए तो राइट साइड में मान के चलो मेरा 1 हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा 3 और 2 और 1, इस तीनों को मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 6, 6 इंटू 1 6। तो यहाँ पे देखोगे ये जो है वैल्यू 6 है। किसी वैल्यू पे आप ये टेस्ट कर सकते हो। मान लो अगर 2 पे टेस्ट करता हूँ तो 2 के लेफ्ट में क्या है 1 है, तो एक साइड 1 रहेगा, और राइट साइड में 3 और 4, इसका आ जाएगा 12। 1 और 12 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा मेरा 12, तो यहाँ पे 12 देखो। तो आपको पता है कि ये वाला जो लॉजिक काम कर सकता है। तो इसको अगर मैं कोड में लिखूँ तो मतलब पहले तो लूप करना पड़ेगा मुझे एरे पे। उससे पहले मुझे एक जो है आंसर एरे बनाना पड़ेगा जो कि सेम लेंथ का रहेगा जितना लेंथ का जो है मेरा नम्स एरे। तो पहले लेंथ ही निकाल लेता हूँ। मैं बोलूँगा कि नम्स का जितना लेंथ है वो हो जाएगा n, और आंसर एरे में भी उतना ही साइज़ का मैं बना देता हूँ। और मैं बोलूँगा कि एरे पे लूप करो, और यहाँ पे बोलूँगा कि मैं लेफ़्ट साइड का मल्टीपल निकालो और राइट साइड का मल्टीपल निकालो। तो लेफ़्ट साइड में पता है कि लेफ़्ट साइड में क्या होगा कि जब मैं लेफ़्ट साइड में ढूंढूंगा, तो मान के चलो अगर मैं यहाँ से ढूंढता तो करंट इंडेक्स 2 रहता, तो 2 से 1 घटाता, फिर 1 घटाता, जब तक घटाता जब तक ये 0 के बाहर न चला जाए, मतलब 0 तक रहता। 0 के बाहर का मतलब जैसे ही 0 से माइनस गया मतलब इन रेंज के बाहर हो गया। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे कि आई से जो है, क्योंकि आई अगर मान लो अगर ये 2 है तो 2 से स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं 1 से स्टार्ट करूँगा, राइट। तो आई से जस्ट पहले से स्टार्ट करो। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे फॉर लूप फॉर, और यहाँ पे आई मैंने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, तो मैं यहाँ पे मान लो जे यूज़ करता हूँ। जे कहाँ से स्टार्ट करेगा, अगर लेफ्ट साइड की बात करूँ तो अगर ये 2 पे है तो 1 से स्टार्ट करेगा, राइट। तो जे जो स्टार्ट करेगा वो i-1 से स्टार्ट करेगा, और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 0 तक। तो ग्रेटर देन इक्वल 0 तक है तो चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा, तो उसके ऐसे ये घटते हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में ये सम निकालेगा। तो मान के चलो बाई डिफ़ॉल्ट जो है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से जो है 1 ही रहता है, तो मानूंगा कि लेफ्ट स्टार्टिंग में मान लो 1 रहता है, और इसको मैं अभी मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं बोलूँगा कि लेफ़्ट बराबर हो जाएगा, लेफ़्ट को मल्टीप्लाई करते जाओ जो मेरी करंट वैल्यू मिल रही है उससे। तो करंट वैल्यू मिलेगी मेरी नम्स एरे पे, करंट इंडेक्स पे। तो करंट इंडेक्स मेरा क्या है जे, ये पे यहाँ पे ढूंढते जाओ, ये लेफ़्ट में मेरा आ जाएगा जितना भी प्रोडक्ट रहेगा लेफ़्ट साइड का उतना। फिर यहाँ पे मैं राइट साइड मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो यहाँ पे लिख दूँगा मैं राइट। बट राइट साइड में जब ढूंढेगा तो ये अगर मान के चलो ये 2 पे रहता तो राइट साइड में पता है इंडेक्स बढ़ेगा तब तक जाएगा जब तक ये n के बाहर न चला जाए। मतलब n से अगर लेस देन रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके जैसे n से बराबर हो गया है फिर उससे ज़्यादा हो गया तो वो लूप के बाहर चला गया, रेंज के बाहर चला गया। तो यहाँ पे बोलूँगा कि जे जो है वो स्टार्ट करेगा अगर इस वाला वैल्यू तो इसके जस्ट आगे से। तो यहाँ पे जो अगर मैं जे की बात करूँ तो जे जो है आई से एक आगे से स्टार्ट करेगा, तो i+1 से स्टार्ट करेगा, और ये जाएगा हमारा रेंज तक, और ये जो रहेगा इस टाइम पे ये आगे बढ़ेगा, तो जे प्लस प्लस। और यहाँ पे मैं राइट की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा राइट बराबर राइट स्टार नम्स ऑफ आई। इस तरह इसको लिखने का शॉर्टकट तरीका ये भी होता है कि आप डायरेक्टली स्टार इक्वल लगा दो। तो लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट स्टार, इससे लिखने से अच्छा है कि लेफ्ट स्टार इक्वल ये लिख दूँ मैं। उस तरह से यहाँ पे भी स्टार इक्वल लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये शॉर्टकट मतलब मैंने प्रीफर कर लिया, आप चाहो तो उसी तरह से लिख सकते हो जिस तरह से लिखा हुआ था। अब यहाँ पे जब दोनों वैल्यू निकल जाएगी तो मुझे पता है कि अब क्या करना है, मुझे सेम इंडेक्स पे आंसर वाले एरे में वैल्यू अपडेट कर देनी है। वैल्यू क्या अपडेट रहेगी, लेफ्ट और राइट दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो यहाँ पे लूँगा कि सेम इंडेक्स आंसर एरे पे, तो आंसर एरे पे जो करंट इंडेक्स आई पे जा करके वैल्यू रख दो। वैल्यू क्या रखना है, लेफ्ट और राइट का मल्टीपल। तो मैं लूँगा लेफ्ट और राइट दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू रख दो। और जब ये हमारा वैल्यू रखा जाएगा तो मैं डायरेक्टली आंसर एरे रिटर्न कर सकता हूँ, तो मैं रिटर्न कर दूँगा आंसर एरे। अगर इस लॉजिक को टेस्ट करूँ मैं लीड कोड पे तो ये मेरा एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। तो इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो कि बेसिक जो टेस्ट केसेस थे केस 1 और केस 2 दोनों एक्सेप्ट हो गए हैं।
बट इसको सबमिट करने से पहले यहाँ पे मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करना चाहूँगा, कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे देखो ये एक लूप चल रहा है जो कि हमारा चल रहा है ओ ऑफ एन, और ये चल रहा है यहाँ पे अगर आई है तो आई से जस्ट पहले तक ये वाला लूप चल रहा है, ये आई के बाद तक, मतलब ओवरऑल जो एक एलिमेंट को छोड़ करके ये भी एन टाइम्स चल रहा है। तो एन के अंदर एन टाइम्स चल रहा है, मतलब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही है हमारी, एन स्क्वायर। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है हमारी एन स्क्वायर। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे मैं एक स्पेस ले रहा हूँ आंसर एरे, तो ये ऑफ एन ले रहा है, बट यहाँ पे अगर देखो आंसर में तो यहाँ बताया जा रहा है कि आउटपुट एरे डज नॉट काउंट एज एक्स्ट्रा स्पेस, क्योंकि आउटपुट एरे के लिए मुझे कोई एक न एक मिनिमम एरे यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इसको मैं अभी के लिए एज पर क्वेश्चन जो इसको इग्नोर करता हूँ ओ ऑफ वन। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ओ ऑफ वन एज पर क्वेश्चन ओनली आंसर एरे इज़ यूज्ड। इसको सबमिट करूँगा तो ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो तो ये सॉल्यूशन काम कर गया है, बट टाइम लिमिट एक्सीड कर गया है और ये 19 टेस्ट केसेस पास कर पाया, क्योंकि यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कांस्टेंट लगा हुआ है लीड कोड पे। तो ओ ऑफ एन पे पहले बताया गया था ओ ऑफ एन में आपको सॉल्व करना है, बट यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ओ ऑफ एन स्क्वायर पे, तो ये तो एक्सेप्ट होगा ही नहीं। तो अब देखते हैं कैसे इसको हम ओ ऑफ एन रन टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर रहेगा मेरा 1 2 3 और 4। अब मैं बोलूँगा कि एक एरे बनाऊँ मैं, तो अगर मैं लेफ़्ट साइड में देखूँ 1 पे तो पहला इंडेक्स है 0। अब 0 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो आपको ध्यान देना है कि जब आपके लेफ्ट में कुछ भी नहीं रहे, तो जैसे मैं अभी भी मतलब पिछले वाले वी वैल्यूज़ में जब कुछ भी नहीं मिला था लेफ्ट साइड में तो 1 मारा था। तो यहाँ पे अगर लेफ्ट में नहीं है तो 1 एज्यूम कर लूँगा मैं, स्टार्टिंग में 1 रहेगा ये। उसके बाद जैसे ये वैल्यू यहाँ पे आती है तो जो करंट वैल्यू थी ना सबको मल्टीप्लाई करते जाऊँगा मैं नेक्स्ट में, क्योंकि मुझे जो है बार बार आइटरेट नहीं करना पड़ेगा। करंट वैल्यू का एक मतलब पॉइंट रखूँगा जिसको कंटिन्यू मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो 1 रहेगा। अब जैसे 2 पे आता है तो 1 को फिर मैं करंट वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद जैसे 3 पे आता हूँ मैं, 3 के लेफ्ट में अब 2 वैल्यू है इस दोनों का, तो मेरे पास ऑलरेडी जो है मल्टीपल 1 था, अब ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा अब 2। उसके बाद से जैसे ये 4 पे आएगा तो फिर यहाँ पे मेरा अभी तक प्रोडक्ट जो है वो 2 था, और ये फिर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 6। और ये हमारा लेफ्ट साइड है सारे वैल्यू। तो देखो अगर 1 के लेफ्ट में देखो तो 1 के लेफ्ट में 1 है, 2 के लेफ्ट में 1 ही है सम मतलब प्रोडक्ट, 3 के लेफ्ट में 2 है, 4 के लेफ्ट में 3 और 2 6 है। तो आपको पता है कि सब करंट इंडेक्स का जो लेफ्ट साइड का जो प्रोडक्ट है वो निकल गया। अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो राइट साइड निकालने के लिए मुझे पता है राइट साइड से आइटरेट करना पड़ेगा, तो मैं राइट साइड से आइटरेट करूँगा। और यहाँ पे करंट वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 के राइट में क्या है कुछ भी नहीं है, तो मैं मान लूँगा ये 4 के राइट में 1 रहेगा तो 1। फिर जैसे ही 3 पे आता तो 3 में क्या करूँगा मैं करंट वैल्यू जो थी उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा मैं, तो मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 1 स्टार 4 ये 4 हो जाएगा। फिर मैं 2 पे आऊँगा, 2 पे क्या आ जाए कि यहाँ पे दो वैल्यू है राइट में, तो मेरे पास ऑलरेडी 4 था, 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आ जाएगा 12। फिर यहाँ पे आ जाऊँगा 1 पे, तो 1 पे बताए 1 के राइट में जो है वो 3 वैल्यू है, बट यहाँ पे 12 ऑलरेडी था, और मैं करंट वैल्यू अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 24। तो राइट में जो मेरा वैल्यू आ जाएगा, तो 1 के राइट का देखो अगर 1 के राइट का मैं प्रोडक्ट देखूँ तो 1 के राइट का प्रोडक्ट जो है वो 2 3 6 6 4 24, 2 के राइट का 12, 3 के राइट का 4 और 4 के राइट कुछ नहीं है तो 1। अब मेरे पास क्या है कि अगर मैं जीरो इंडेक्स को तो 1 को अगर 24 से मल्टीप्लाई करूँगा, इस 1 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा, इस 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा और इस 6 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे देखो अगर 1 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 और 6 से मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो 6, और ये जो मेरा आंसर आ गया। अब ये जो लेफ्ट साइड का है ना, पूरा लेफ्ट साइड का आप जो प्रोडक्ट निकालोगे वो आपको पता है कि एक ही लूप में जो आप पूरे लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट निकाल सकते हो, और एक लूप में आप राइट साइड का प्रोडक्ट निकाल सकते हो, और फिर दोनों को अगर सेम इंडेक्स का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एक मैं एरे लूँगा जो कि रहेगा मेरा लेफ़्ट साइड, और एक एरे रहेगा मेरा राइट साइड। दोनों पे मैं मतलब एक बार एक लूप में एरे के लेफ्ट साइड का पूरा प्रोडक्ट निकालूंगा, एक में मैं राइट साइड का प्रोडक्ट निकालूंगा, और फिर लेफ्ट साइड को राइट साइड के करंट इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसको मैं अगर लॉजिक को मैं लिखूँ कोड में, तो अब यहाँ पे मेरे पास 3 एरे रहेगा। पहले तो एक आंसर एरे रहेगा, उसका से एक लेफ्ट एरे रहेगा और एक राइट एरे रहेगा। तो अब मुझे क्या करना है कि लेफ्ट एरे में मुझे लेफ्ट सम मतलब लेफ्ट मल्टीपल पूरा निकाल देना है। तो एक लूप चलाऊँगा मैं एरे का, बट लेफ्ट में लूप कहाँ से चलेगा देखो, आपको पता है कि लेफ्ट के लेफ्ट में अगर पहला इंडेक्स है 0, 0 के लेफ्ट में क्या रहेगा, हमेशा
वन ही रहेगा, मतलब एम्प्टी रहेगा, एम्प्टी रहेगा तो मैं वन मान रहा हूँ, राइट। तो मैं बोलूँगा लूप जो है यहाँ पे 0 से नहीं 1 से चलेगा, तो आई इक्वल 1 से चलाऊँगा मैं, और आई लेस देन एन तक चलेगा, आई प्लस प्लस। और पहली वाली वैल्यू जो रहेगी हमारी लेफ्ट एरे की वो हमारी 1 ही रहेगी, तो मैं बोलूँगा कि लेफ्ट एरे की जो पहली वैल्यू रहेगी वो हमारी 1 ही रहेगी, और राइट एरे में जो लास्ट वाली वैल्यू रहेगी वो भी हमारी 1 रहेगी हमेशा। तो राइट एरे में जो लास्ट वैल्यू रहेगी मतलब n-1 वो भी हमारी 1 रहेगी। यहाँ पे देखो ये भी जो है 1 है, क्योंकि लास्ट के राइट में कुछ रहेगा नहीं, तो इसलिए मैं 1 मानूंगा, राइट। उसके बाद से मुझे क्या करना है कि जो करंट इंडेक्स वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, पिछले वाले इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो मालूँगा कि जो पिछले वाली वैल्यू थी, मान के चलो मैं एक काउंटर रखूँगा मल्टीपल बराबर 1, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने से कुछ भी नहीं होगा। तो मालूँगा कि करंट वैल्यू जो है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो जो इसके पीछे वाली वैल्यू है उससे, तो इससे पीछे वाली वैल्यू क्या रहेगी हमारी, जो नम्स रहेगा उसका i-1, ठीक है। फिलहाल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाओ, और वैल्यू को कहाँ पे अपडेट करना है, करंट इंडेक्स पे, अगर 1 है तो 1 पे इंडेक्स करते जाओ अपडेट। तो यहाँ पे लेफ्ट एरे पे मैं अपडेट कर दूँगा, तो लेफ्ट एरे के इंडेक्स i पे मल्टीपल वैल्यू को जितना ही मल्टीपल आते जा रहा है उसको अपडेट करते जाओ। ये लूप कैसे चलेगा, जैसे इसको मैं अगर हटाता हूँ तो देखो यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेगा, 2 से स्टार्ट करेगा, और ये स्टार्टिंग में 1 था तो 1*1, ठीक है, क्योंकि ये 2 से स्टार्ट करा, एक पहले वाले इंडेक्स पे जाएगा, 1*1 क्या है 1, 1 अपडेट कर देगा पहले वाले पे, यहाँ पे 1 अपडेट हो गया, ठीक है। और पहले पे तो 1 ऑलरेडी रहेगा, 1 पे 1 अपडेट हो गया। उसके बाद से फिर ये आ जाएगा 3 पे, 3 पे आ जाएगा तो क्या है ऑलरेडी 1 है मेरा, अब इसको 3 पे जब है तो उसके जस्ट पिछले वाले से मल्टीप्लाई करेगा, जो मेरा मल्टीपल था, मल्टीपल 1 था, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर जब 4 पे आएगा तो ये क्या करेगा, 2 मल्टीपल ऑलरेडी था उसको जस्ट पीछे वाले 3 से मल्टीपल करेगा, तो 2 को जब 3 से करेगा तो 6 आ जाएगा, और ये मेरा लूप हो जाएगा ख़त्म। तो ये लेफ़्ट के लिए तो मतलब ये वाला एक बार लूप में ये काम कर जाएगा। फिर मुझे सेम चीज़ राइट के लिए भी सेम चीज़ राइट के लिए लिखनी होगी, तो मल्टीपल को फिर से मैं 1 कर देता हूँ, टेम्प्रोरी सेम वेरिएबल यूज़ कर लूँगा मैं। और यहाँ पे राइट पे क्या आपको पता है कि ये लास्ट वाले इंडेक्स से स्टार्ट होगा, तो n-1 से स्टार्ट होगा। क्या ये n-1 से स्टार्ट होगा, नहीं, यहाँ पे n-1 पे तो ऑलरेडी मैं 1 रख चुका हूँ, तो ये n-2 से स्टार्ट होगा, तो n-2 से स्टार्ट होगा। और n-2 से स्टार्ट होने के बाद ये क्या करेगा कि ये जो है वो जाएगा कब तक, ये जाएगा मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, राइट, और ये माइनस होगा। और यहाँ पे जो है वो हमारा, अगर मैं इस इंडेक्स पे वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ तो इससे जस्ट आगे का वैल्यू फाइंड करूँगा, राइट। तो मैं बोलूँगा i+1 को मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे राइट एरे में अपडेट करूँगा मैं, तो मैं राइट एरे में अपडेट कर दूँगा जो मेरा इंडेक्स है उसको मल्टीपल से, और ये मेरा राइट एरे का जो है ये वाला बना देगा 24, 12 और 4, 1। और फिर मुझे क्या करना है, आंसर एरे के लिए मुझे क्या करना है, किसी भी, क्योंकि दोनों का सेम साइज रहेगा तो किसी भी लूप में, या तो आप चाहो तो आंसर एरे को लूप में रन कर दो और सेम इंडेक्स पे लेफ्ट और राइट को मल्टीपल करके रिटर्न कर देना आंसर। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि लूप कर दो, आंसर ही एरे पे लूप कर देता हूँ मैं, तो किसी भी लूप तीनों में से, यहाँ पे जो 3 एरे है ना, आंसर एरे हो या फिर नम्स एरे हो या फिर लेफ्ट एरे, क्योंकि सबका जो है इंडेक्स मतलब सबके जो लेंथ रहेंगे वो सेम ही रहेंगे, तो मुझे लेंथ ही जाए यहाँ पे, कोई भी लेंथ पे आप रन कर सकते हो अभी के लिए। तो मान चलो i<n, तो n ही रहेगा सबका, तो n और i++। और यहाँ पे बोलूँगा कि करंट इंडेक्स पे जो है आंसर के करंट इंडेक्स पे जो है वो वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए लेफ्ट एरे की जो वैल्यू है, तो लेफ्ट एरे का करंट इंडेक्स पे वैल्यू और प्लस राइट एरे का करंट इंडेक्स पे वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर, प्लस नहीं मल्टीप्लाई करना है। और लास्ट में मुझे रिटर्न कर देना है आंसर एरे। तो ये वाला जो है काम कर जाना चाहिए। इसको मैं लीड कोड पे टेस्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो ये दोनों टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, और पहले रन करने से पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक बार ये लूप चल रहा है O ऑफ n टाइम्स, यहाँ पे लूप चल रहा है O ऑफ n टाइम्स, और यहाँ पे लूप चल रहा है O ऑफ n टाइम्स, मतलब ओवरऑल ये लूप चल रहा है O ऑफ n टाइम्स, तो O ऑफ n स्क्वायर से n हो गया। और यहाँ पे स्पेस देखो तो यहाँ पे पहला स्पेस O ऑफ n
बट ये आंसर क्या है तो इसको मैं करूँगा इग्नोर। बट यहाँ पे ये वाला स्पेस यूज़ हो रहा है ऑफ एन, यहाँ पे स्पेस यूज़ हो रहा है ऑफ एन, और यहाँ पे ऑफ एन स्पेस यूज़ हो रहा है। इसको अगर मैं सबमिट करूँ तो ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो ये एक्सेप्टेड हो चुका है और ये 2 ms में रन कर रहा है। बट अगर यहाँ पे देखो क्वेश्चन में तो दिखाया जा रहा है कि क्या मैं इसको O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे भी सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं। तो यहाँ पे आउटपुट एरे को जो है वो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं काउंट होता। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया कि मुझे O ऑफ 1 स्पेस में सॉल्व करना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आंसर ही एरे यूज़ करना है, तब क्या मैं सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं। तो यहाँ पे लेफ्ट एरे और राइट एरे जो है अगर इसको नहीं यूज़ करूँ मैं तब भी क्या सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं मैं। तो फिर से इस लॉजिक को देखते हैं क्या हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि जहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ हो। तो वापस आ जाते हैं लॉजिक पे। तो अब मुझे ढूंढना है कि क्या हम ऐसा ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे लेफ़्ट और राइट एरे जो है मेरा यूज़ हो रहा है उसको बिना यूज़ करे हुए बना सकूँ। तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं जो हमारा आंसर है उसी में मैं लेफ़्ट को स्टोर कर दूँ, जो लेफ़्ट में कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे, और अगर मैं राइट में जो कैलकुलेट कर रहा हूँ राइट वाले वैल्यू को अगर मैं नम्स एरे में स्टोर कर दूँ और नम्स और आंसर दोनों एरे को फिर से मैं आंसर एरे में रख दूँ मल्टीप्लाई करके, तो क्या मेरा आंसर हो जाएगा? यस, मेरा आंसर आ जाएगा। तो मुझे पता है लेफ़्ट और राइट की जगह अगर मैं आंसर और नम्स एरे यूज़ कर लूँ तब भी मेरा काम बन जाएगा। तो वही लॉजिक हमें यूज़ करना है। बट उससे पहले थोड़ा सा मॉडिफिकेशन रहेगा इस वाले प्रॉब्लम में कि आप चाहो तो सेम कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कैसे मॉडिफाई करना है। जैसे अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैं मल्टीपल 1 यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं अगर मल्टीपल 1 यूज़ करने के बाद मैं बोलूँ कि यहाँ पे नम्स ऑफ आई पे नहीं वैल्यू चेंज करूँगा, i-1 पे मैं डायरेक्टली आई पे ही चेंज करूँ, तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि पहले मैं यहाँ पे जो लेफ़्ट ऑफ आई है, अरे इसको मैं बोलूँ कि इसको जो मल्टीपल की जो वैल्यू है पहली वाली वैल्यू, क्योंकि पहली वाली वैल्यू मुझे हमेशा 1 ही रहेगी, तो पहली वाली वैल्यू 1 पे ही रख दूँ और उसके बाद से नेक्स्ट टाइम में मैं मल्टीपल को आगे बढ़ा दूँ। तो मल्टीपल को मैं बोल दूँगा कि मल्टीपल बराबर जो है वो मेरी करंट वैल्यू जो रहेगी उससे मल्टीप्लाई कर दो, और ये अब हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी क्या होगा कि जो 0 इंडेक्स है, क्योंकि 0 इंडेक्स से पहले पता है आपको कि कुछ भी नहीं रहेगा तो 1 रहेगा, तो 0 इंडेक्स पे ये 1 रखेगा, बट यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, जो करंट वाली वैल्यू रहेगी उसको मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो मल्टीप्लाई होकर रहेगी वो नेक्स्ट टाइम जो सेकंड इंडेक्स रहेगा उस पर वैल्यू रखेगी, बट थर्ड इंडेक्स के लिए वाली वैल्यू ऑलरेडी करंट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको आपको पेपर में बताता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। जैसे अगर मैं इस इंडेक्स की बात करूँ तो इस इंडेक्स पे क्या होगा कि मैं बोलूँगा करंट इंडेक्स पे जाके जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है, बाय डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू 1 है, 1 रख दो, बट जो करंट वैल्यू थी उससे मल्टीप्लाई भी कर दो। तो लेफ्ट 1 ऑलरेडी था वैल्यू, मैं 1 से 1 को मल्टीप्लाई करके ये हमारा मल्टीपल की वैल्यू अभी 1 आ गई है। फिर मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे आऊँगा तो बोलूँगा कि जो वैल्यू थी हमारे मल्टीपल की वही वैल्यू यहाँ पे रख दो, बट जो करंट वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो करंट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूँगा, अब ये वैल्यू हो जाएगी 2। फिर मैं जब सेकंड इंडेक्स पे जाऊँगा तो बोला कि पिछली वाली वैल्यू से मल्टीपल की उसको यहाँ पे रख दो, तो मैं 2 को यहाँ पे रख दूँगा, बट मैं बोला मल्टीपल की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर दो, जो करंट वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो करंट वाली वैल्यू है मेरी 3, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और ये आ जाएगा 6। ये 6 रेडी रहेगा अब इस इंडेक्स के लिए। तो जैसे इस इंडेक्स पे जाऊँगा तो बोला कि ये 6 पे वैल्यू रख दो और जो है वैल्यू हमारा कैलकुलेट कर दो, जो कि जो मेरे करंट वाली वैल्यू है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देगा और ये 24, बट ये वाली वैल्यू कभी यूज़ ही नहीं होगी, तो ये जो है 1126 जो है मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि मेरा लेफ्ट वाला एरे यहाँ पे 1126 बन जाएगा। तो ये सेम लॉजिक जो है मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ इस वाले कोड में, और सेम ट्रिक फिर मैं यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि जो वैल्यू है a-1 से स्टार्ट करो, और यहाँ पे जो राइट वाली वैल्यू जो है वो मल्टीपल की वैल्यू को अपडेट करो, बट मल्टीपल की वैल्यू को बाद में जो है यहाँ पे अपडेट कर दो जो करंट वाली वैल्यू है उससे। तो अब ये भी जो है ऑलमोस्ट सेम काम करेगा, और ये जो सेम एरे जो था मेरा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे ये वाली वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज नहीं करनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में जो मैं वैल्यू यूज़ कर रहा था कि स्टार्टिंग वाले इंडेक्स पे 1 रखना पड़ेगा और लास्ट वाले इंडेक्स पे 1 रखना पड़ेगा, अब ये ऑटोमेटिकली 1 रख देगा। तो अब मैं इसको अगर रन करूँ तो यहाँ पे देखो ये दोनों टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। अगर इसको सबमिट करूँ तो ये सबमिट होकर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 ms में ये रन कर चुका है, और असल में जो है वो यही लॉजिक जो है वो हमारा काम कर जाएगा ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी। तो अब क्या करना है आपको,
कि यहाँ पे जो मैं लेफ़्ट वाला एरे यूज़ कर रहा था ना, लेफ़्ट की जगह मैं डायरेक्टली स्टोर कर दूँगा लेफ़्ट की वैल्यू को मैं आंसर वाले एरे में, और जो राइट की वैल्यू उसको मैं स्टोर कर दूँगा नम्स वाले एरे में, और फिर मैं दोनों का कैलकुलेट कर दूँगा आंसर वाले एरे में, क्योंकि आंसर और नम्स का जो करंट वैल्यू है दोनों को मल्टीपल करके मैं डायरेक्टली आंसर वाले एरे में मॉडिफाई कर दूँगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अब जो है आप क्या करो, यहाँ पे लेफ़्ट और राइट एरे यूज़ मत करो। तो यहाँ पे मैं सेम कोड कॉपी कर लेता हूँ पहले लीड कोड से, और यहाँ पे बोलूँगा कि लेफ़्ट एरे और राइट एरे यूज़ मत करो। तो लेफ़्ट एरे और राइट एरे मैंने हटा दिया, और अब मैं बोलूँगा कि जो वैल्यू मैं अपडेट कर रहा हूँ लेफ़्ट एरे की जगह उसकी जगह मैं डायरेक्ट आंसर एरे में अपडेट करूँ। तो चाहे तो लेफ़्ट को आप आंसर एरे मान लो या राइट को आंसर एरे मान लो, बट आपको पता है कि जिसको आप पहले वैल्यू यूज़ करो ना उसको ही मानना है आपको लेफ़्ट आंसर एरे में, क्योंकि मुझे नम्स की वैल्यू यूज़ करनी है। अगर नम्स की वैल्यू एक बार मॉडिफाई हो गई ना तो फिर आप नम्स को दोबारा यूज़ नहीं कर पाओगे, इसलिए मुझे अभी नम्स की वैल्यू को मॉडिफाई नहीं करो, बस नम्स की वैल्यू को यूज़ करके मैं आंसर वाले एरे में रख ले रहा हूँ। तो मेरा लेफ़्ट वाला जो भी एरे था वो अब आंसर वाले एरे में चला गया है, और जो राइट वाला वैल्यू है ना उसको मैं बोलूँगा कि मेरा वो नम्स एरे में अपडेट कर दो। तो मैं बोलूँगा कि नम्स ऑफ एरे में जो है वो अपडेट कर दो। बट अगर मैं नम्स ऑफ एरे में अपडेट कर दूँगा यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू मेरी हो जाएगी मॉडिफाई। तो मैं बोलूँगा अपडेट करने से पहले मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे टेम्प्रोरी मैं ये वाली वैल्यू को रख लूँगा। टेम्प्रोरी जो ओरिजिनल वाली वैल्यू थी इसको रख लूँगा मैं, उसके बाद मैं इसको मॉडिफाई करूँगा, और जो हमारा मल्टीपल था उसको मैं टेम्प्रोरी वाली वैल्यू से मल्टीपल करूँगा। अब इस वाली वैल्यू की नीड हो गई मेरी ख़त्म। तो ये जो है मेरा नम्स ऑफ एरे भी जो है अपडेट हो जाएगा मेरा राइट वाले से, और उसके बाद से मुझे क्या करना है, आंसर ऑफ एरे में जो मेरा आंसर ऑफ एरे की वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाई कर देना, मेरा नम्स ऑफ जो वैल्यू थी उसको, और दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे आंसर ऑफ एरे पे रख देना है, और बस ये जो है काम कर जाना चाहिए। और इसको मैं अगर कॉपी करके पेस्ट करूँ लीड कोड पे, तो यहाँ पे देखो ये दोनों टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, और इसको अगर सबमिट करो तो ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। और अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ हो रहा है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन का ही पार्ट था कि जो आंसर के लिए जो मेमोरी यूज़ कर रहा हूँ मैं आउटपुट एरे वो एक्स्ट्रा स्पेस की जगह काउंट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 हो गई है, तो यहाँ पे मैंने ऑफ एन लिख दिया है, बट जो टेक्निकली ऑफ एन ही है, बट क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से बताया जा रहा है कि आंसर एरे को काउंट नहीं किया जाएगा, तो ये जो ऑफ 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो तो इस कोड को और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ आंसर ऑफ आई, बट आंसर ऑफ आई में मल्टीप्लाई करो नम्स ऑफ आई को। नम्स ऑफ आई की वैल्यू कहाँ पे अपडेट हो रही है, यहीं पे, तो मैं डायरेक्टली नम्स ऑफ आई की वैल्यू यहीं यूज़ कर सकता हूँ इसी लूप में, राइट। तो मैं बोलूँगा कि आंसर ऑफ आई जो है वो अलग से कैलकुलेट करने से अच्छा है कि यहीं पे कैलकुलेट हो जाती है, यहीं पे कैलकुलेट हो जाए। आंसर ऑफ आई बराबर क्या करना है, आंसर ऑफ आई स्टार नम्स ऑफ आई है, तो इधर ही लिख देता हूँ मैं नम्स ऑफ आई, यहाँ से कट कर दिया मैंने क्योंकि अब इस लूप की ज़रूरत रही नहीं, तो इसको हटा ही देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो यहीं पे जो है क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी नम्स ऑफ आई की यहीं पे मॉडिफाई हो रहा है, तो इसी लूप में मैं कैलकुलेट कर रहा था। यहाँ पे देखो जब भी कैलकुलेट हो रहा है, अब देखो नम्स ऑफ आई की वैल्यू क्या हो रही है, कैलकुलेट मल्टीपल, तो उसके बाद बट यहाँ पे फिर मल्टीपल जो है वैल्यू चेंज भी हो रही है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मल्टीपल वैल्यू को यूज़ कर लूँगा, बट अगर यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो ये वाली वैल्यू मॉडिफाई होकर यूज़ जाएगी, तो इसके जस्ट बाद यूज़ करना पड़ेगा मुझे। तो अगर मैं बोलूँ कि ये वाला वैल्यू को यहाँ यूज़ कर लूँ और यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीपल ही यूज़ कर लूँ नम्स ऑफ आई की जाए, क्योंकि वही नम्स ऑफ आई में रखा जा रहा है, तो नम्स ऑफ आई में मल्टीपल ही लिखा जा रहा है, तो अब मल्टीपल ही यूज़ कर लूँगा मैं। और यहाँ पे देखो टेम्प में वैल्यू नम्स ऑफ आई की रखी जा रही है, बट यहाँ पे नम्स ऑफ आई को मॉडिफाई अब कर भी नहीं रहा हूँ, तो मैं नम्स ऑफ आई को जो है इधर ही रख देता हूँ डायरेक्टली, टेम्प की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। और मल्ट इज इक्वल टू मल्ट स्टार से अच्छा है कि स्टार इक्वल ही लगा देता हूँ मैं, तो स्टार इक्वल लगा देता हूँ मैं। उसके बाद से यहाँ पे भी मैं स्टार इक्वल ही लगा देता हूँ। और ये जो है मतलब बहुत छोटा सा कोड बन गया, आप देखो। तो अगर इसको भी रन करोगे तो ये भी जो है पास हो जाएगा टेस्ट केस। यहाँ पे देखो दोनों टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, और इसको मैं सबमिट करता हूँ तो ये भी मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा।
तो कुछ 2 मिनट्स में ये भी रन कर रहा है, 87% को बीट कर रहा है। तो आप इस तरह से इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।